हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अगेन 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये 20 क्वेश्चन हमारे पीजीटी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल है और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो आप अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं या फिर जो भी वीडियोज़ ऑलरेडी पड़े हुए हैं चैनल पर, वो सारे अगर आप समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप एक बार जाकर के सारे प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, यह किसकी मान्यता है कि मानव जीवन के किसी भी पहलू का मूल तत्व विपरीत दिशाओं में विरोधी तत्वों के सह अस्तित्व पर आधारित है। यह किसका मानना है? ऑप्शन देखिए, पहला है मार्क्स, दूसरे हैं सीमिल, तीसरे हैं कोजर और चौथे हैं वेबर। तो यह किसका मानना है कि मानव जीवन का जो मानव जीवन की किसी भी पहलू का मूल तत्व जो होता है वो क्या होता है? विपरीत दिशाओं में विरोधी तत्वों के सह अस्तित्व पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज सीमिल। तो सीमिल ने जो है द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण अपना दिया था। उन्होंने अपने द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण के विश्लेषण में 3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया था। कौन कौन से 3 मुख्य बिंदु थे? तो देखिए, पहला उन्होंने जो बताया था वो बताया था इन्होंने द्विवाद यानी डुअलिज्म की बात की थी। दूसरा इन्होंने बताया था अंतरक्रिया का स्वरूप। और तीसरा इन्होंने बताया था संघर्ष का सकारात्मक प्रकार्य। तो इन्होंने इन 3 बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया था और इसी में इनका जो ये डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसी में इन्होंने कहा था कि जो मानव जीवन की किसी भी पहलू का मूल तत्व होता है वो विपरीत दिशाओं में विरोधी तत्वों के सह अस्तित्व पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह मान्यता कि समाज के सदस्यों के मध्य संबंध एवं नियमानुकूल संगठित होते हैं, किसकी मान्यता है? पहला ऑप्शन है अंतःक्रियावाद, दूसरा है अस्तित्ववाद, तीसरा है प्रकारवाद और चौथा है संघर्ष सिद्धांत। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकारवाद। प्रकारवाद में मान्यता है कि समाज के जो सदस्य होते हैं उनके बीच जो संबंध होते हैं वो क्या होते हैं? संगठित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने यह तथ्य प्रक्षेपित किया है कि परिवर्तन जो है वो बाह्य कारकों द्वारा समर्थन पाते हुए व्यवस्था के भीतर घटित होता है? कैसा घटित होता है? वो मतलब परिवर्तन जो है बाह्य कारकों द्वारा समर्थन पाने से व्यवस्था के अंदर घटित होता है। पहला ऑप्शन है वी पेरेटो, दूसरा है ओस्वाल्ड स्पेंगलर, तीसरा है टैनबी और चौथा है पी.ए. सोरोकिन। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पी.ए. सोरोकिन। तो सोरोकिन के अनुसार क्या होता है कि इन्होंने क्या कहा कि जैसे किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के परिवर्तन का कारण जो होता है वो स्वयं व्यवस्था होता है और किसी अन्य की ओर देखने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने कहा था कि मतलब जो यह सामाजिक परिवर्तन होता है वो कैसे होता है? तो वो बाह्य कारकों द्वारा होता है लेकिन व्यवस्था के भीतर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पी.ए. सोरोकिन को निम्न के मध्य विभेद के लिए जाना जाता है। इन्होंने किसके किसके में विभेद किया था यानी भेद बताया था? तो पहला है अंतः समूह एवं बाह्य समूह, दूसरा है समूह में प्राथमिक एवं द्वितीयक संबंधों के हेतु, तीसरा है यांत्रिक एकात्मकता एवं साव्ययी एकात्मकता, चौथा है अंतःक्रिया की घनिष्ठता संविदात्मक एवं अनिवार्य व्यवस्था के हेतु। तो सोरोकिन ने कौन कौन से भेद बताए थे? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सोरोकिन ने संबंधों को 3 प्रकार में बांटा था। पहला उन्होंने अंतःक्रिया की घनिष्ठता के आधार पर, दूसरा संविदात्मक और तीसरा अनिवार्य व्यवस्था। ये 3 संबंध उन्होंने बांटे थे, यानी संबंधों को उन्होंने 3 भागों में बांटा था।
अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जो है चैनल के साथ जोड़िए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी प्लीज़ आप लोग किया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका अवलोकन है कि सामाजिक संरचना संज्ञानता के स्तर पर चिंतन प्रक्रियाओं में आविर्भूत होता है। सामाजिक संरचना से संबंधित क्वेश्चन है कि सामाजिक संरचना जो है वो संज्ञानता के स्तर पर चिंतन प्रक्रियाओं से आविर्भूत होता है। पहला ऑप्शन है एंथनी गिडेंस, दूसरा है क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस, तीसरा है मिशेल फूको और चौथा है एसएफ नाडेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस। क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस के अनुसार इन्होंने संरचनावाद का अपना कॉन्सेप्ट दिया था, सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि संरचनावाद की जड़ें जो हैं वो मानव चिंतन की प्रक्रियाओं में होती हैं, यानी मानसिक संरचना में होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भीड़ एवं श्रोता समूह के मध्य साधारण गुण क्या है? पहला ऑप्शन है दोनों में भौतिक उपस्थिति वांछित है, दूसरा है दोनों में अनुशासन अपरिहार्य है, तीसरा है दोनों में निश्चित अभिप्रेरक होते हैं, चौथा है दोनों में लोगों की अभिरुचि बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। तो भीड़ एवं श्रोता समूह के बीच में साधारण गुण क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों में क्या होता है? भौतिक उपस्थित वांछित है, यानी भीड़ में भी लोग भौतिक रूप से मतलब उपस्थित होते हैं और जो श्रोता समूह होता है उसमें भी लोग मतलब प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो भीड़ और श्रोता समूह दोनों के लिए ही भौतिक उपस्थिति जो है वो वांछित है। भीड़ क्या होता है? भीड़ उद्देश्य रहित होता है, यानी भीड़ जो है वो अचानक इकट्ठी हो जाती है। जबकि जो श्रोता समूह होता है तो श्रोता समूह का एक पहले से निश्चित उद्देश्य होता है, यानी आप कहीं कोई चीज़ सुनने जाते हैं तो पहले से वो चीज़ें आपको पता होती हैं कि आप इस जगह जा रहे हैं एज अ ऑडियंस के रूप में, एज अ श्रोता के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है कहा गया है। तो ये सामाजिक संस्था की परिभाषा है। सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है, यह किसके द्वारा कहा गया है? पहला है C.H. कूले द्वारा, दूसरा है किंग्सले डेविस द्वारा, तीसरा है E.A. रॉस द्वारा, चौथा है शेरिफ के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, E.A. रॉस द्वारा। E.A. रॉस के अनुसार सामाजिक संस्थाएं क्या हैं? सामान्य इच्छा से स्थापित या अभिमति प्राप्त संगठित मानव संबंधों का समूह होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, असभ्य समाज में यौन और उत्पीड़न संबंधी अध्ययन किसने किया है? पहला ऑप्शन है दुर्खीम, दूसरा है रेमंड फर्थ, तीसरा है रेडक्लिफ ब्राउन और चौथा है मेलनोवस्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेलनोवस्की। तो मेलनोवस्की ने जो अपना अध्ययन किया था तो उसमें उन्होंने असभ्य समाज में यौन और उत्पीड़न संबंधी अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मृतकों को प्रस्थिति प्रदान की जाती है। पहला ऑप्शन है किसी भी समाज में नहीं, दूसरा है उन समाजों में जहाँ पूर्वजों की उपासना सामान्य है, तीसरा प्रत्येक आधुनिक समाज में, चौथा है उन समाजों में जहाँ पूर्वजों को बहुत जल्दी भुला दिया जाता है। तो जो मृतक होते हैं उनको किस समाज में प्रस्थिति प्रदान की जाती है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन समाजों में जहाँ पूर्वजों की उपासना होती है वहीं पे इनको जो है प्रस्थिति प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है R.K. मर्टन के अनुसार भूमिका पुंज क्या है? पहला ऑप्शन है किसी समूह में सदस्यों द्वारा प्रतिपादित भूमिकाओं का पुंज, दूसरा है किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति से संबंधित सहचारी भूमिकाओं का पुंज, तीसरा है किसी समूह में समान परिस्थितियों से जुड़े भूमिका पुंज, चौथा है किसी समूह में सोपानात्मक रूप से व्यवस्थित भूमिकाओं का पुंज। तो भूमिका पुंज का क्या मतलब है R.K. मर्टन के अनुसार? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति से संबंधित सहचारी भूमिकाओं का पुंज, यानी कई भूमिकाओं का जो एक ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? भूमिका पुंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने वर्ग संस्तरण अध्ययन में ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है? पहला ऑप्शन है आंद्रे बेते, दूसरे हैं M.N. श्रीनिवास, तीसरे हैं D.D. कौशाम्बी और चौथा है R.K. मुखर्जी। वर्ग संस्तरण का अध्ययन में किसने अपने ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, R.K. मुखर्जी, यानी यहाँ राधा कमल मुखर्जी नहीं बल्कि ये रामकृष्ण मुखर्जी हैं। रामकृष्ण मुखर्जी जो हैं इन्होंने द्वंद्वात्मक मॉडल को लेकर के ऐतिहासिक और अनुभविक अध्ययन किए थे और इनकी पुस्तक थी द राइज एंड फॉल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी और इसी में इन्होंने इसका उल्लेख किया था। इनके बुक का नाम लिख देते हैं।
द राइज एंड फॉल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी 1958 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स वेबर ने भारतीय जाति की विशेषताएं बताई हैं। पहला, एक निर्जाति समूह, एक समुदाय, तीसरा हिंदुओं का एक संचयन और चौथा एक बंद परिस्थिति समूह। तो मैक्स वेबर ने भारतीय जाति की कौन सी विशेषताएं बताई हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने कहा कि भारतीय जाति की क्या विशेषता है, वो एक बंद परिस्थिति समूह है। वेबर का कहना है कि परंपरागत भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था है, इसमें परिस्थिति समूह सबसे ज़्यादा विकसित रूप में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, लुई डूमा ने अपने होमो हायरार्किस में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? पहला है कर्म और धर्म का सिद्धांत, दूसरा है जाति अंतःविवाह का सिद्धांत, तीसरा है संपूरकता और पृथकता का संरचनात्मक सिद्धांत, चौथा है व्यवसायिक विभेदीकरण का सिद्धांत। तो इनकी जो पुस्तक है लुई डूमा की होमो हायरार्किस, इसमें इन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपूरकता और पृथकता का संरचनात्मक सिद्धांत। और इस पुस्तक में इन्होंने जाति व्यवस्था का अपना जो विश्लेषण किया है वो पवित्रता और अपवित्रता की विचारधारा पर आधारित किया है, और इसी आधार पर इन्होंने संस्करण और पृथक्करण के मूल्यों के आधार पर इसका विभाजन किया था। अगला क्वेश्चन है, कोलिंस का अध्ययन किसके नाम के साथ संबंधित है? यानी जो कोलिंस नहीं, कोलिस है। तो ये जो कोलिस क्या है? एक जनजाति है। तो इसका अध्ययन किसने किया था, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है डी.एन. मजूमदार, दूसरे हैं एस.सी. दुबे, तीसरा है जी.एस. घुरिये और चौथा है के.एम. कपाड़िया। तो कोलिस का अध्ययन किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जी.एस. घुरिये। तो इन्होंने महादेव कोली लोगों का अध्ययन किया था। महादेव कोली लोगों का इन्होंने अध्ययन किया था 1963 में। 1963 में इन्होंने अध्ययन किया था, वो भी क्षेत्र कार्यविधि के प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन देखिए, द फेथ ऑफ अ मॉडर्न इंटेलेक्चुअल के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक है द फेथ ऑफ ए मॉडर्न इंटेलेक्चुअल। अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए। पहला ऑप्शन है एस.सी. दुबे, दूसरे हैं एम.एन. श्रीनिवास, तीसरे हैं योगेंद्र सिंह और चौथे हैं ए.के. शरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए.के. शरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने यह प्रस्तावना प्रस्तुत की कि ज्ञान की स्थिति बदल जाती है ज्यों ही एक समाज उत्तर औद्योगिक युग में प्रवेश करता है और संस्कृति उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है? यानी इस अवस्था में ज्ञान की जो स्थिति होती है वो बदल जाती है। पहला ऑप्शन है डेविड हार्वे, दूसरा है फ्रेडरिक जेम्सन, तीसरा है जे.एस. लेटर्ड और चौथा है हैबरमास। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन मतलब सही किए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लियोटार्ड। लियोटार्ड का कहना है कि समाज की जो अवस्था है, समाज की अवस्था बदलने के साथ साथ क्या होता है कि जो ज्ञान की स्थिति होती है उसमें भी परिवर्तन होता है, और इसीलिए जो है संस्कृति की स्थिति में भी परिवर्तन होता है। और यह परिवर्तन कैसे होता है? यह परिवर्तन जो है उत्तर औद्योगिक अवस्था में जैसे ही पहुंचता है, उत्तर आधुनिक युग का आरंभ वहाँ पे हो चुका होता है और इस तरीके से परिवर्तन होता है। यानी एक समाज उत्तर औद्योगिक युग में प्रवेश करता है और संस्कृति जो है उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है, तो वहाँ पे परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोशल पैरालिसिस एंड सोशल चेंज के लेखक कौन हैं? एन.जे. स्मेल्सर्स, डेनियल बेल, एल.टी. हाउस, पी.ए. सोरोकिन। तो यह पुस्तक किसकी है? सोशल पैरालिसिस एंड सोशल चेंज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन.जे. स्मेल्सर यानी नील जे स्मेल्सर। अगला क्वेश्चन है, समकालीन समाजशास्त्रियों में कौन आधुनिक सामाजिक परिवर्तनों के प्रसंग में अति यथार्थता और मृत संस्कृति की बात करता है? हाइपर रियलिटी, अति यथार्थता मतलब हाइपर रियलिटी और मृत संस्कृति की बात करता है। पहला ऑप्शन है एफ जेम्सन, दूसरा है जे बॉड्रिलार्ड, तीसरा है डी हार्वे और चौथा है यू बेक यानी अल्ड्रिच बेक। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जे बॉड्रिलार्ड।
तो आधुनिक सामाजिक परिवर्तनों के संदर्भ में अति यथार्थता और मूल्य संस्कृति की बात कौन करता है? तो ये बॉड्रिलार्ड करते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है मीडिया और जनता, इसके अलावा उन्होंने उपभोक्ता समाज, प्रतीकात्मक विनिमय, ये सारे वर्ड भी इन्हीं से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय के बीच स्पष्ट विभेद किया? विनिमय से संबंधित क्वेश्चन भी पिछले पीजीटी एग्जाम में आया था, तो आप लोग विनिमय से संबंधित जितने भी थिंकर हैं और उनके जितने भी सिद्धांत हैं उनको एकदम अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा, और उनके जो पुस्तकों के नाम हैं वो भी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पिछली बार इससे क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन है जेम्स फ्रेजर, दूसरे हैं लेवी स्ट्रॉस, तीसरे हैं बी मेलनोवस्की और चौथे हैं जॉर्ज होमन्स। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी मेलनोवस्की। तो मेलनोवस्की ने जो है इन्होंने आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय के बीच सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? एक स्पष्ट विभाजन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित 4 प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इन्हें सही उद्भव क्रम में रखिए जिसमें वे आविर्भूत हुई हैं। तो ये 4 प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और इन्हें क्रम में लगाना है। पहला है बर्बर, दूसरा है सभ्य, तीसरा है दासतापूर्ण और चौथा है उत्तर औद्योगिक। नीचे कूट की सहायता से इनका सही चयन करना है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा समाज का विकास हुआ? तो देखिए सबसे पहले जो विकास हुआ वो किसका हुआ? वो हुआ दासतापूर्ण, यानी नंबर 1। तीसरा क्या हो जाएगा? दासतापूर्ण, ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा जो है वो है बर्बर, यानी ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 1 हो गया। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है सभ्य, नंबर 3, और नंबर 4 पे आता है उत्तर उद्योगी। सबसे पहले दासतापूर्ण समाज था, उसके बाद बर्बर समाज आया, फिर सभ्य आया, फिर उत्तर उद्योगी। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा 3, 1, 2, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो सामाजिक व्यवस्था का प्रकार है, इसका जो उद्भव क्रम है, इसे किसने दिया था? तो इसे दिया था मॉर्गन ने। ये भी आप जरूर नोट करिएगा, इसे मॉर्गन ने दिया था। और इन्होंने मानव संस्कृति के विकास के 3 स्तरों की इन्होंने कल्पना की थी। 3 स्तरों की कल्पना की थी, और चौथा जो आता है वो उत्तर औद्योगिक समाज आता है। तो ये हमारा आज का 20 क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और प्लेलिस्ट आप एक बार जाकर के ज़रूर चेक करिए, चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जब भी वीडियो आती हैं तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से वहाँ पे वीडियोज़ जो है लिंक सेंड कर दिया जाता है, आप वहाँ से जाकर के वीडियोज़ देख सकते हैं। और हम लोग क्वेश्चन भी जो है टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।